हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सैम अब्राहम की और उनके साथ घटी एक ट्रेजिक कहानी की। एक 35 साल का इंडियन जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी सोफिया और 7 साल के बच्चे के साथ रहता था। सोफिया, सैम अब्राहम एंड उनका बेटा, ये लोग केरला से बिलोंग करता था। और ये ऑस्ट्रेलिया किस लिए शिफ्ट हुआ था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये सैम और ये सोफिया दोनों ही वहाँ पे नौकरी करते था। तो हर साल वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए केरला आते थे। जैसे बहुत जगह पे होता है ना कि जो घर का बेटा है या बेटी है वो बाहर रहता है। एट द सेम टाइम वो हर साल क्या करता है कि हाँ, मम्मी-पापा से या दोस्त, रिश्तेदार इन लोगों से मिलना है, तो वो लोग आ जाता है। तो इनका भी यही सीन था। तो ये ईयरली रूटीन जैसा था। परंतु अक्टूबर 2015 में जब वो हॉलिडे के लिए इंडिया आए, तो सैम ने अपने मम्मी-पापा को कहा कि हो सकता है कि उनका ये आखिरी गुड बाय होगा। अब उनका जो मम्मी-पापा है उनको समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हुआ है? लेकिन वो उस टाइम पे उतना इन्वेस्टिगेशन का टाइम था नहीं, तो उस वजह से क्या हुआ कि उनका जो मम्मी-पापा है इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। वो ट्रिप जो खुशी और घर वालों से मिलने का था, एक ऐसी दर्द भरी याद बन गई, जहाँ पर एक गम का माहौल छा गया। उनके लिए हर बात, हर पल एक आंसू की तरह दिल में रह गया, क्योंकि समय ने उन्हें एक ऐसा दर्द दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सैम के जाने के बाद उनकी यादें भी एक दिल को चुभने वाला हिस्सा बन गई। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद सैम, सोफिया और उनका बेटा डिनर करके रात में सो गया। अगले ही दिन सुबह जब सोफिया ने सैम को उठाने की कोशिश की, पर सैम नहीं उठा। अब सोफिया को उस टाइम पे लगा कि ये थका हुआ है, तो इसलिए उनको सोने दिया। लेकिन जब बहुत देर बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सोफिया घबरा गई। उसकी चीखें सुन के पड़ोसी ने एम्बुलेंस बुलाया। पर जो पैरामेडिक्स है, इंडिया में जनरली ये पैरामेडिक्स होता नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्री में वहाँ पे बहुत पैरामेडिक्स हैं। तो उस टाइम पे पैरामेडिक्स ने कंफर्म कर दिया कि सैम की डेथ हो चुकी है। और 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को सैम की बॉडी इंडिया भेजा गया। केरला में उनकी मम्मी-पापा इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स, तो वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक हट्टा-कट्टा लड़का था, उनका बहुत अच्छा फैमिली था और सोफिया भी ऐसा नहीं कि कहीं और से आई है, वो भी नेटिव विलेज की भी थी। तो उनके साथ ऐसा क्या हो गया? लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ किसी को पकड़ में नहीं आई या किसी ने कैच नहीं किया। लेकिन उनका जो मम्मी-पापा है, उनको एक बात सैम की याद आ गया था कि सैम ने एक बार कहा था उनसे कि शायद मैं कॉफ़ी में वापस आऊँगा। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये जो डॉट है ना, डॉट कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन 18 अक्टूबर को मतलब 3 दिन बाद सैम को उनके घर के पास में जो एक जगह था, जहाँ पे उनका जो बड़े भाई थे, तो उनका भी देहांत हो गया था और उनको वहाँ पे भी दफ़नाया गया था, तो सैम को भी सेम वहाँ पे दफ़नाया गया। सोफिया अपने दर्द के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में अपनी बहन के पास चली गई। क्यों? क्योंकि उनका जो जॉब है उसको भी तो उन्हें सँभालना है, राइट? तो 24 अक्टूबर को वो वापस चली गई और उन्होंने क्या किया कि हर सैटरडे को वो सैम के जो पेरेंट्स हैं, उनसे बात करती थी फ़ोन में। अब सोफिया और सैम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोनों केरला के कार्मेल विलेज में पड़ोसी थे, नेबर्स थे। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी था। कॉलेज के बाद उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। 2003 में उन्होंने डिसाइड किया कि पढ़ाई और जॉब सिक्योर करने के बाद वो लोग शादी करेंगे। सैम एमबीए किया और उसके बाद सोफिया ने एमएससी कोट्टियम से किया। सैम ने पहले एक बैंक में जॉब की, उसके बाद दुबई शिफ्ट हो गई जॉब की वजह से डेफिनेटली, और सोफिया बैंगलोर और तिरुवनंतपुरम में आईटी में जॉब करती थी। 2008 में उनकी फैमिली की अपोजिशन के बावजूद दोनों ने शादी कर ली और 2009 में उनका एक बेटा हुआ। अब जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में ट्विस्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगस्त 2016 में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने सैम के पापा को कॉल किया और बताया सैम की जो मौत है वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। और उसके बाद सोफिया के ऊपर नज़र रखना शुरू हो गया और ऑटोप्सी जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट ने सबको हिला डाला। सैम के ब्लड सैंपल में साइनाइड और सेडाटिव मिला। तो इससे ये चीज़ क्लियर पता चल गया कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। तो पुलिस ने छुपके से सोफिया के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया। उनका जो फ़ोन कॉल्स है, वो ट्रैक करना शुरू किया। जो बैंक रिकॉर्ड्स है, वो सब चेक किया और उनका जो मूवमेंट्स है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, ये सब ट्रैक करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते-करते ऑलमोस्ट 5 महीना बाद सोफिया ने सैम की जो कार था और सैम के अकाउंट में जितना भी बैलेंस था, वो सर एक अरुण सोनार नाम के आदमी के नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो सबको शक होने लगा तो ये क्यों कर रही है? और बहुत सारा जो सर्विलियंस है, वो सर्विलियंस से ये भी पता चला कि सोफिया अरुण से छुप-छुप के मिलती थी, ठीक है? कहाँ-कहाँ मिलती थी? ये जो नॉर्मल 20-22 साल का लड़का होता है या लड़का या लड़की होता है, वो पार्क्स, कैफ़े यहाँ से मिलती थी और मिल के क्या करती थी, दिन का जो थकान है, वो थकान को रिलीज़ करती थी। अच्छा, आप देख लेते हैं कि ये जो अरुण, ये बीच में कैसे आ गया? देखिए, अरुण और सोफिया कॉलेज फ्रेंड थी और बाद में उनका जो फ्रेंडशिप था, वो लव एंगल भी ले लिया। 2003 में कोट्टियम में दोनों मिला था। आपको पता है, ये वही टाइम था जहाँ पे सोफिया कोट्टियम में एमएससी कर रही थी। सैम के साथ रिलेशन में होने के बावजूद सोफिया का अरुण के साथ अफेयर चलता रहा और अरुण ने सोफिया को शादी का प्रपोज़ल भेज दिया। जब ऑस्ट्रेलिया में सोफिया की अरुण से फिर से मुलाकात हुई, तो दोनों ने मिलके सैम को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। सोफिया सैम के ऑस्ट्रेलिया आने से खुश नहीं था, क्योंकि अरुण के साथ उनका जो ओपन एक रिलेशन था, वो ओपन रिलेशन कहीं न कहीं वो नहीं हो पा रहा था।
अब बात कर लेते हैं 14 अक्टूबर, उस दिन क्या हुआ था? ये वही दिन था जिस दिन सैम का मर्डर हुआ था। 14 अक्टूबर 2015 की रात सोफिया ने सैम को एक एवोकाडो मिल्कशेक दिया। इसमें स्लीपिंग पिल्स थे, मतलब सेडेटिव थे। जब सैम ने वो मिल्कशेक पिया और बेहोश हो गया, तो अरुण जो घर में छुपा हुआ था वो बाहर आया और दोनों ने एक ऑरेंज जूस तैयार किया। उस ऑरेंज जूस में साइनाइड मिला दिया और सैम को वो ऑरेंज जूस पिला दिया। और तुरंत ही, मतलब वो ऑरेंज जूस पीते ही सैम का उसी टाइम पे, उसी क्षण मृत्यु हो गई। सोफिया ने रात भर उसके डेड बॉडी के पास सोती रही और जब सुबह उठी तो एक हार्ट ब्रोकन वाइफ की तरह ड्रामा स्टार्ट कर दिया। और वो ड्रामा इतना कन्विंसिंग था कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। इस पूरी घटना में एक तो किंगपिन थी सोफिया और एक जो किंगपिन था वो है अरुण। तो पुलिस ने ये अरुण को कैसे पकड़ा? देखिए, एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर ने अरुण को पार में ट्रैक किया। कैसे किया? देखिए, अरुण ने पहले ड्रिंक किया बहुत और ये पुलिस भी उसके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के ड्रिंक कर रहा था, दोनों मिलकर। और उसके बाद इस पुलिस ने जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछताछ की या पूछा उनसे, तो उन्होंने अरुण उस टाइम पे क्राइम कन्फेस कर लिया। अब जैसे होता है ना कि जैसे दोस्तों में बात होता है और एक दोस्त एक स्टेटमेंट बोल रहा है और बाकी जो दोस्त है वो बोल रहा है कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास प्रूफ है, तेरे पास प्रूफ है। तो ऐसे करके अरुण को भी ऐसे ही फँसाया गया और अरुण ने उस टाइम पे क्या किया, अपना अपने पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स उन्होंने रखा था, ठीक है? और उससे एकदम क्लियर एस्टैब्लिश हो गया कि सोफिया के साथ अरुण ने मिल के उनका जो हस्बैंड है, सोफिया का हस्बैंड है सैम, उनका हत्या कर दिया। अब इसके बाद सोफिया और अरुण को अरेस्ट किया गया एंड दोनों से क्वेश्चंस, मतलब पूछताछ किया गया। और जब ये पूछताछ हो रहा था उस टाइम पे दोनों सोफिया और अरुण दोनों ने अपना जो जुर्म है उन्होंने कबूल कर लिया। अरुण को 27 साल का जेल और सोफिया को 22 साल की सजा मिली बिना किसी पेरोल के। और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में मतलब आप कभी भी पेरोल ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता। सोफिया ने अपने बेटे के लिए लाइटर सेंटेंस की मांग की, पर जज ने ये कहा कि बच्चे के लिए ये बेटर है कि वो बच्चा सोफिया से दूर रहे। इनिशियली सोफिया के बेटे का जो कस्टडी है वो सोनी के पास थी, लेकिन बाद में ये जो सैम के माता-पिता उन्होंने कस्टडी के लिए अप्लाई कर दी और बाद में इन्हें कस्टडी मिल गई अपने ग्रैंडसन की। तो सैम के बदकिस्मती का ज़िम्मेदार कौन है? सैम खुद, सैम की बीवी सोफिया, सैम की सिस्टर इन लॉ और सोफिया की बहन सोनिया, या अरुण, या सैम के माता-पिता? सोफिया सैम की बदकिस्मती के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने पति के ट्रस्ट को तोड़ा, बल्कि एक प्यार भरे रिश्तों को धोखे से खड़ा। अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से गहरी रिलेशन होने के बावजूद सोफिया ने कॉलेज फ्रेंड अरुण से गहरी रिलेशन में रही और ये इलिसिटेड रिलेशन शादी से पहले और शादी के बाद भी कंटिन्यू रही। एक बार जब किसी से शादी का वादा और कमिटमेंट कर लिया जाए तो लॉयल्टी और ईमानदारी ज़रूरी होती है। सोफिया ने अरुण के साथ अफेयर उस वक्त रखा जब वो सैम के साथ रिलेशन में थी। उसने अरुण को शादी का प्रपोजल भी दिया, जिसका मतलब ये था कि सैम उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी ऑप्शन था। ऑस्ट्रेलिया में अरुण से फिर से जुड़ने के बाद उसने सैम को हटाने का प्लान बनाया, जो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि क्रिमिनल बिट्रेयल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैम उसके लिए अपना करियर, अपना देश और अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के आ गया था। बिकॉज इनिशियली वो इंडिया छोड़ दिया, उसके बाद दुबई छोड़ दिया, तब जाके वो ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर हुआ था। फिर भी सोफिया उसके आने से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी मकसद अरुण के साथ ओपनली रहना था। सोफिया ने अपने फैसले से सिर्फ सैम की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि एक माँ, एक पत्नी और एक इंसान के रूप में अपनी जिम्मेदारी का भी मजाक बनाया। सोफिया के साथ साथ अरुण भी सैम की बदकिस्मती के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सोफिया ने उसके साथ अफेयर रखा, ये सही है, लेकिन अरुण ने भी जानबूझकर एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता बनाया। ये सिर्फ एक मोरल गलती नहीं थी, बल्कि एक इंसान की जिंदगी, उसके इमोशन और उसके परिवार के खिलाफ गद्दारी थी। अरुण ने कॉलेज के कनेक्शन का फायदा उठाया और पास्ट लव को दोबारा जगाकर एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट की। उसने ना सिर्फ सोफिया के साथ रिलेशन रखा, बल्कि जब ऑस्ट्रेलिया में दोनों फिर से मिले तो सैम को रास्ते से हटाने का प्लान भी बनाया। ये प्लानिंग सिर्फ धोखा नहीं था, एक इंसान की जिंदगी से खेलना भी था। अरुण ने अपने पर्सनल फायदे के लिए एक औरत का इमोशंस का इस्तेमाल किया और एक मासूम आदमी सैम, जो सिर्फ प्यार और ट्रस्ट लेके ऑस्ट्रेलिया आया था, उसके जिस्म पर छुरियां चलाई। उसके पास हर वक्त चॉइस थी कि वो पीछे हट जाए, एक मैरिड कपल की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, लेकिन उसने उल्टा उनकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने का काम किया। मतलब अरुण वो लड़का है जो, मान लीजिए कोई कोई कपल है, उन दोनों में थोड़ा बहुत अनबन हो जाता है या तू-तू मैं-मैं हो जाता है, तो अरुण वो सब लड़का में आ जाता है कि इसने तेरे को ये बोला है, ठीक है, तुझे कंधा चाहिए ना, तू इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तू मेरा कंधा यूज़ कर ले भाई, ठीक है? उसका कंधे में थोड़ी तेरा डिपेंडेंसी है, वो क्या कंधा दे सकता है, मैं उससे ज़्यादा दूँगा। ये अरुण का नेचर यही है। अब सैम के बारे में बात कर लेते हैं। सैम इस स्टोरी का सबसे बड़ा विक्टिम है, लेकिन अगर बात ज़िम्मेदारी की हो तो उसके ऊपर भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सैम ने सोफिया की अफेयर्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और डिस्पाइट फैमिली ऑपोजिशन सैम ने सोफिया से शादी की, जो एक तरफ सैम की लॉयल्टी और डेडिकेशन दिखाता है, परंतु दूसरी तरफ पे ही लॉयल्टी और डेडिकेशन एक अंधी वफा है और वो अंधी वफा एक उनकी कमजोरी बन गई। सोफिया ने सैम के ट्रस्ट तोड़ना ईज़ी समझा, क्यों? क्योंकि ही वाज़ हर हस्बैंड। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मान लीजिए आपका पार्टनर लॉयल है या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पीठ में खंजर घोंपना वो बहुत आसान होता है। लेकिन मान लीजिए आपका पार्टनर टॉक्सिक है,
तो यू नेवर डेयर टू टच हिम और हाँ, मतलब जेंटल न्यूट्रल है, ठीक है। तो शायद सैम दुबई से नहीं आता ना ऑस्ट्रेलिया में, तो शायद वो बच जाता, ये हादसा नहीं होता। सैम ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कभी-कभी इनोसेंस और ब्लाइंड ट्रस्ट ही खुद के खिलाफ चला जाता है। बेसिकली सैम सोफिया के लिए एक दिल बहलाने का सामान था बस। अब सोनिया के ऊपर बात करते हैं। सोनिया का नाम शायद बैकग्राउंड में है, लेकिन सैम की बदकिस्मती में उसका भी एक हिडन रोल था, एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं या इग्नोर कर रहे हैं। सोनिया सोफिया की बहन थी और उसने हर फेज में सोफिया की पर्सनल डिसीजन और इमोशनल स्ट्रगल को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसने सोफिया और अरुण के बीच दोबारा बनते रिश्ते को भी नोटिस किया होगा, लेकिन फिर भी चुप रही। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए आपका एक रिलेशन है, आप दोनों कपल है, आप और आपके पार्टनर, इसमें एक थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है? थर्ड पर्सन आएगा और आप मान लीजिए आपके पार्टनर किसी एडल्ट में इन्वॉल्व हो रही है या हो रहा है, जेंडर न्यूट्रल अगेन, तो वो थर्ड पार्टनर क्या करेगा? उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई, तू जो कर रहा है, वो सही है, ठीक है? तेरे पास तो पैसा है, तू तो किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है, राइट? तू यहाँ से खरीदेगा कि वहाँ से खरीदेगा, तू इसे छोड़, ये तेरे को अच्छा सामान नहीं दे रहा, तू उधर चला जा, ठीक है? मैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा डाउनग्रेड में थोड़ा लेके जाइए और 1-2 एग्ज़ाम्पल अपने मन में भी सेट कर लीजिए, देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ या मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो एकदम सही आएगा। सोनिया ने ना तो सोफिया को उसके अफेयर्स के लिए समझाया, ना ही सैम को वार्न किया। उसकी चुप रहना भी एक तरफ से साइलेंट अप्रूवल था। जब उसने देखा कि सोफिया एक शादीशुदा लाइफ जी रही है और साथ ही एक अफेयर्स भी चला रही है, तब उसके इंटरफेयर ना करना सैम के लिए एक मॉरल इनजस्टिस था। सोनिया चाहती तो सोफिया को रियलिटी दिखाती या सैम को सच बताकर उसे समझने का मौका देती, लेकिन अपनी दोस्ती और कंफर्ट ज़ोन में रहना वो सेफर समझी। इस तरह सोनिया का साइलेंस और इनएक्शन में सैम की बदकिस्मती का एक छुपा हुआ लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न भी था। इवन सैम के पेरेंट्स भी उसकी बदकिस्मती के लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार थे। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका रोल भी इम्पोर्टेंट था। शुरुआत से ही उन्होंने सोफिया के साथ सैम के रिलेशन को मान्यता नहीं दी, शुरुआत में एकदम। उनका मानना था कि सोफिया उनकी फैमिली के जो वैल्यूज़ और उनका फैमिली के जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर खड़ी नहीं उतर पाएगी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के सामने अपने डाउट्स को डोमिनेट करने दिया, जिससे रिश्ते की प्रारंभ या शुरुआत एक इमोशनल टेंशन से हुई। वहाँ पे मतलब मान लीजिए सैम के पेरेंट्स एक रिजिड स्टैंड ले लेता ना, तो आज उनका जो बेटा था, ये बच जाता। ये कहानी सिर्फ़ एक इंसान के धोखे की नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की ज़िम्मेदारी का सबूत है, जो या तो गलत थे या चुप रहे। जब रिश्तों में लॉयल्टी, कम्युनिकेशन और एम्पैथी ना हो, तो सिर्फ़ एक अकेला आदमी नहीं, सबका नुकसान होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी रिलेशन में लॉयल्टी या एम्पैथी नहीं है, वहाँ पे ईगो, डाउट और साइलेंस आ जाए, तो नुकसान सिर्फ़ एक इंसान का नहीं होता, सबका होता है। मतलब सबका नुकसान होता है और इससे क्या होता है, सब उस नुकसान में हिस्सा भी बन जाता है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.